उर्दू बोलने वाले लोग इंतहाई नफीस और बाकमाल लोग होते हैं। इसका उसने लिबास पहना हुआ था और बड़ा वो मलंग सी बनी हुई थी और पुत्र अपने लंगोटे नू कस के रखी। ये पहलवान कम और 2 घड़ी के मेहमान ज़्यादा लग रहे हैं। हमें गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। कि किसी ने अपनी बीवी को बेवा कराना हो तो आ जाओ रोक लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सोहना टीवी पर प्रोग्राम बात दरअसल ये है और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला मिनहास। नाज़रीन, हर गांव, हर शहर, हर कौम और हर कबीले की अपनी अपनी सकाफ़त होती है जो उनके लिए बाइस फ़ख्र होती है, उनकी पहचान होती है, उनके माशरे का हुस्न होती है। हमारे प्यारे वतन पाकिस्तान की सकाफ़त हमें बेहद अज़ीज़ है। पंजाबी, सिंधी, बलोची, पठान, सराइकी, अर्ज़ ये कि हमारी हर कौम और हर कबीले की जो सकाफ़त है वो इतनी खूबसूरत है कि उसे पूरी दुनिया में पसंद किया जाता है। हमारी कौमी ज़बान उर्दू ये भी हमारी सकाफ़त का हिस्सा है और इससे ज़्यादा खूबसूरत और इससे ज़्यादा शीरी ज़बान शायद ही कोई दुनिया के अंदर हो। और यही नहीं, उर्दू बोलने वाले लोग इंतहाई नफीस और बाकमाल लोग होते हैं। अर्ज़ ये कि फ़ख्र करने के लिए और रश्क करने के लिए हमारे पास बहुत कुछ है। हमारी सकाफ़त का हिस्सा, हमारी सकाफ़त की खूबसूरती वो मेले हैं जो मुख्तलिफ़ मौसमों में, बहार के मौसम में, मुख्तलिफ़ त्यौहार में लगा करते थे। अब उनमें काफ़ी हद तक कमी आ गई है, लेकिन वो अब भी लगते हैं, लेकिन उनमें वो बात नहीं रही। और फिर उन्हीं मेलों की पहचान, उन्हीं मेलों की शान हमारा फ़न पहलवानी का जो हिस्सा है, ये हमारा फ़ख्र है। पहलवानी में पाकिस्तान पूरी दुनिया में नंबर 1 पर है। हमारे जो पहलवान हैं, पूरी दुनिया में ऐसे पहलवान और कहीं पर भी नहीं है। गो कि दूसरा नंबर जो है वो हमारे पड़ोसी मुल्क का आता है, लेकिन सबसे अच्छे बेहतरीन पहलवान जो हैं वो हमारे हैं। लेकिन उनको उस तरीके से पजीराई नहीं मिली, उनको उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता हुकूमती सतह पर जिस तरह से उनको सपोर्ट करना चाहिए था। आज इसी मौजू पर हम गुफ्तगू भी करेंगे। हमने अपने प्रोग्राम में आज एक पहलवान को मदऊ भी कर रखा है। हमारे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान जनाब सोनू पहलवान हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए हैं। हम बात करेंगे अपने तज्ज़ियाकार जनाब महमूद अहमद साहब से। सर, पहले तो ये कि जो हमारी सकाफ़त के रंग हैं वो गुज़रते वक्त के साथ साथ काफ़ी फीके पड़ गए हैं। अलबत्ता उसका जो हुस्न है वो अपनी जगह बरकरार है, मगर देखते देखते रफ्ता रफ्ता जैसे जैसे जदीद दौर आता जा रहा है, हमारी सकाफ़त जो है वो थोड़ी सी धुंधला सी गई है। ये जो रंगारंग मेले होते थे, इसकी रौनक होती थी, अब उनमें वो बात नहीं रही। वो सारी चीज़ें अब महदूद सी हो गई हैं। हमारे जो कुश्ती के अखाड़े थे, जो हमारे फ़न पहलवानी जो हमारा फ़ख्र है, अब इसमें भी वो बात नहीं रही और उनको जो है वो उस तरीके से सपोर्ट नहीं किया जाता। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? और दूसरा ये कि आप अपने बचपन का भी कोई वाक़या बताएं, क्योंकि आज से चंद सालों पहले इतनी ज़्यादा जदीद टेक्नोलॉजी नहीं थी, इंटरटेनमेंट के बहुत ज़्यादा ज़राए नहीं हुआ करते थे, तो लोग यही चीज़ें उनको महसूस किया करती थी। मेले लगा करते थे और लोग जो है इसमें बहुत ज़्यादा खुश हुआ करते थे और इन्जॉय करते थे। कोई अपना वाक़या भी हमारे साथ जो है ना हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला, आपने जो है ना वो बहुत 40 साल पीछे पहुंचा दिया मुझे। अच्छा। आपकी बातों से बचपन के वो वाक़यात, वो चीज़ें, वो कल्चर जो ख़ुद पे बीता, जिसको अपनी आँखों से देखा और जिसको महसूस किया और उसके सारे रंगों से लुत्फ़अंदोज़ भी हुए, आज वो सारी चीज़ें जो है ना वो मेरे जहन में तस्वीरों की तरह भी चल रही हैं। सही। तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आपने एक ऐसा मौजू चुना जिसको लोग छोड़ चुके हैं। अब वो तरक्की के चक्कर में, मगरब की तकलीद के चक्कर में जो हमारा असल था उससे हम हटते जा रहे हैं। तो जब हम अपने असल से हटते हैं तो फिर वो कहते हैं ना, अपनी भी पहचान भूल जाता है आदमी। सही। तो ये मेले जो हैं, इतनी खूबसूरत सकाफ़त थी हमारी कि वहाँ कबड्डी होनी, मौत का कुआं वहाँ लगना, वहाँ पर जो है वो लंगर आम चलना, मिठाइयों की दुकानें सजना, चूड़ियों की और
फलों की और खिलौनों की। जो देहाती लोग हैं वो बेचारे ज़िम्मेदार जो गांव देहातों में रहते थे, वो सादा लोग, सारा दिन काम करने वाले, रात को जल्दी सो जाने वाले, उनके लिए ये त्यौहार जो है वो एक नेमत होते थे। सही। और वो उन त्योहारों में जाके बहुत ज़्यादा खुशी महसूस करते थे और उसका कई माह पहले से उसकी तैयारी होती थी। मुझे याद पड़ता कि हम बचपन में जो है ना वो हमें पता चलता था कि जी वो फ़लाँ जगह पे फ़लाँ महीने को एक मेला लगना है, तो हम अपनी खर्ची से उसी वक्त से पैसे जमा करने शुरू कर देते थे। वाह। कि अच्छा जी वो वहाँ जाएंगे तो ये लेंगे, ये चीज़ लेंगे, ये चीज़ ख़रीदेंगे। हर चीज़ भी हो जाती थी उसमें, खिलौने भी होते थे, उसमें कपड़े भी होते थे, कपड़े भी होते थे, खाने पीने की चीज़ें भी होती थी, और ख़ास करके जो रंग बिरंगी मिठाइयाँ थी ना, वाह वाह, वो बड़ी अजीबोगरीब एक कल्चर था, एक बड़ा अच्छा वो लगता था। तो मुझे याद है कि एक दफ़ा मुझसे बड़े भाई जो हैं वो और उनके एक दोस्त, उन्होंने प्रोग्राम बनाया मेले पे जाने का। अच्छा। तो मैं छोटा था और मैंने भी ज़िद की कि मैंने भी जाना है। तो उन्होंने मना किया कि नहीं, अच्छा। लेकिन मैं ज़िद पे अटक गया कि नहीं मैंने तो जाना है। तो बहरहाल वो कहने लगे, उन्होंने ये सोचा कि अच्छा अभी रात हो रही है, ये सो जाएगा तो हम चले जाएंगे। सही। अब मुझे ये पता चल गया कि ये मुझे सोता हुआ छोड़ के चले जाएंगे। अच्छा। तो मुझे याद है कि मैं रात सोया नहीं। वाह। 2 बजे के करीब ऐसे एक्टिंग करता रहा सोने की। अच्छा। 2 बजे के करीब वो जैसे दरवाज़ा खोल के बाहर निकले, पता चला मैं भी अपनी चारपाई से छलांग लगा के उनके साथ। अब जब उन्होंने मेरे शौक़ को देखा तो फिर मना नहीं किया। सही। तो हमारे गांव से कोई 10 किलोमीटर पैदल रात को 2 बजे के बाद पैदल चलते हुए हम उस मेले में पहुंचे। तो मुझे आज भी याद है कि जब उस मेले के अंदर हम दाखिल हुए तो कोई एक जो वहाँ का एक कल्चर था कि ड्रामे होते थे, लाइव स्टेज। ये स्टेज ड्रामे तो बाद में आए, फिल्में, ये सारा निज़ाम तो बाद में आया। उस वक्त जैसे आलम लोहार का थिएटर होता वाह, था, वाह, वाह, क्या बात। आरफ लोहार का थिएटर होता था, और लोकल जो बड़े बड़े थिएटर होते थे उसमें कोई थिएटर लगा हुआ था। सही। तो मुझे याद है कि बड़े भाई ने टिकट लिया और हम अंदर गए तो एक खातून एक बोरी का लिबास पहने हुए थी, जो ये बोरी होती है खाकी, इसका उसने लिबास पहना हुआ था और बड़ा वो मलंग सी बनी हुई थी। अच्छा। और जो उसके साथ अदाकार था वो भी, और उन पे वो गाना जो फिल्माया जा रहा था, वो पीछे की कहानी पता नहीं क्या, हम क्योंकि दरमियान में पहुँचे तो वो इनका शायद कोई गाना था कि ज़िंदगी के मेले दुनिया में कम ना होंगे, ये जिंदगी के मेले दुनिया में कम न होंगे, अफसोस हम न होंगे। लेकिन वो उनका रिदम और उनका अंदाज, और हम देहाती लोग, हमारे लिए बड़ी अछूती चीज़ थी वो। सही। एक अजीब मज़ा था। मुझे ये भी याद पड़ता है कि जब वहाँ से हम चले तो मेरी वालदा ने मुझे जो है वो 200 रुपये दिए कि वहाँ से जलेबी लेके आना। वो मुझे याद है कि मैंने जब मेला ख़त्म हुआ तो अपने भाई से कहा भी हमें वो जलेबी ले दें। तो वो उस वक्त 200 रुपये की इतनी जलेबी आई थी कि वो बाकायदा जो है पांड बन के पूरा सिर पे कंधे ते रख के लेके आया। अच्छा जी। कि पता चले पूरे महल्ले च तकसीम कर दे और फिर भी ना मुके वो ऐसी बरकत। वाह वाह वाह। तो वहाँ पर जो है मैंने तो पहली दफ़ा देखा, बाद में तो फिर खैर बहुत बारहा देखने का मौका मिला कि वहाँ जो हमारे कल्चर का ख़ास एक हिस्सा था फ़न पहलवानी के, अखाड़ों के अंदर जो है वो बाकायदा पहलवानी का जो है वो दिखाए जाते थे, करतब दिखाए जाते थे। तो मुझे याद है कि उस वक़्त ये चीज़ें हम बहुत देखते थे कि वो जब जवान आता था तो लगता था कोई जवान है। सही बात है। और वो होते तो अंगूठा छाप सादा, लेकिन मन के बड़े सच्चे थे वो पहलवान। आज भी जहाँ कहीं आपको पहलवान मिलेगा ना, वो आपको अंदर से बड़ा सुच्चा, बड़ा खरा और मासूम मिलता है आपको। सही बात है। तो उनमें जो सबसे बड़ी चीज़ मुझे अच्छी लगती थी कि वो अपने बड़ों की बातों को बड़ा कीमती समझ के पल्ले बांधते थे। सही। और उसमें सबसे बड़ी बात ये होती थी कि जो उनके उस्ताद, उनके बड़े कहते थे, और पुत्र अपने लंगोटे नू कस के रखी। वाह। लंगोटा ना कमज़ोर होने दमी। लंगोटे से क्या मुराद होती थी कि वो अपनी ताकत को जमा करके रखते थे। आज उस कल्चर को, वो जो लोग लस्सियाँ पीते थे, देसी घी खाते थे, शक्कर और गुड़ से लुत्फ़अंदोज़ होते थे, उनकी ताकतें और उनके जो मामलात हैं उनको देख के अक्ल दंग रह जाती थी कि अल्लाह पाक ने, क्योंकि वो अपने लंगोटे का ख्याल रखते थे। जो पुराने लोग अभी ये सुन रहे हैं या देख रहे हैं, वो समझ सकते हैं इस इस्तिलाह को कि लंगोटे का ख्याल रखने का क्या मतलब है। तो इसी वजह से उन लोगों की उम्रें भी लंबी होती थी, सेहत भी काबिल रश्क और सादा और ख़ूबसूरत।
अब वो सारा कल्चर जो है वो हमारा ख़त्म हो गया है। मोबाइल ने उसकी जगह आके हमें जो है ना, एक घर में रहते हुए, एक ही घर में बेटा भी है, बीवी भी है, बहन भी है, माँ भी है, भाई भी हैं, वो सारे जो है ना वो किसी और दुनिया में। ये मोबाइल जो आ गया है इसमें वो सब इसी में लगे हुए हैं। तो वो कल्चर जो था हमारा कि निकलना, उस पहलवानों के जो अखाड़े थे उसमें जाना, एक्सरसाइज करना, अपने जो उनके बड़े बड़े उनकी जो मुशक्क़तें होती थी सही बात, उसको बर्दाश्त करना, और उसके सिले में जो उनको अल्लाह पाक इज़्ज़त देता था, उनकी जो जवानी को और उनकी ताकतों को। अब इसमें एक बड़ा अहम वाक़या मुझे अभी याद आ गया, अब पता नहीं आपकी वीडियो लंबी ना हो जाए, काट देना बाद में, कि उसमें एक पहलवान के बारे में आता कि ख़त्म नबूवत का कोई मामला था। सही। तो एक जगह पे कादियानियों का बहुत जमघटा था और वो बड़े ताकतवर थे लोग वहाँ के। तो वहाँ के मुसलमानों ने मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी रहमतुल्लाह अलैह को ख़त लिखा कि आप आइए यहाँ तकरीर कीजिए। तो वो कहते हैं मैं जब वहाँ गया तो वो स्टेशन पे आए हुए थे गांव के लोग, और उन्होंने कहा कि भाई आप वापस चले जाएं। तो मैंने पूछा क्यों वापस चला जाऊँ? उन्होंने कहा कि वो लोग जो हैं वो हमें मार देंगे, हमें कत्ल कर देंगे, हमें जो है वो परेशान करेंगे। आप तो तकरीर करके चले जाएंगे लेकिन हमारे लिए मसला बन जाएगा। तो कहते हैं कि वो मौलाना अमीन सफदर उकाड़वी साहब ख़ुद वाक़या बयान करते हैं कि मैंने उनसे कहा मैं तो अब आ गया हूँ, अब तो मुझे आपने लोगों ने बुलाया है, अब तो ये प्रोग्राम होगा, अब मुझे ये बताओ कि यहाँ कोई पहलवान रहता है? तो उन्होंने कहा इस गांव से वो परे एक पहलवान है और उसकी बड़ी धाक है इस इलाके में। तो कहते मैं उसके पास गया, नूरा नाम था उसका, और उससे मैंने कहा कि मैं तुमसे मिलने आया हूँ और मुझे तुमसे एक काम है। उसने कहा मौलवी लोगों का मेरे साथ क्या काम? उसने कहा कि मैं जिसको तुम भी मानते हो और जिसको मौलवी भी मानते हैं, अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह की तक़द्दुस के लिए और उनकी ख़त्म नबूवत के लिए मैं तुम्हारे पास आया हूँ। तो उसने कहा जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, कि आप इतने अजीम काम के लिए आए हैं, मैनू दसो मैं तुहाडी की खिदमत कर सकना। तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसे ऐसे वहाँ हमने जलसा करना है और वो ताकत वाले लोग हैं और इनको उन्होंने डराया धमकाया। वो कहता है वो उसी वक्त उठा और उसने कहा कि मौलवी जी मेरी माँ जो है मुझे अपनी दूध ना बख्शे अगर वहाँ पर जो है ना तुम्हारा प्रोग्राम और ख़त्म नबूवत की बात ना कर सकूँ। वो कहते हैं वो उसी वक्त मेरे साथ चला और मैंने तकरीर की, मुसलमान जमा थे, और तकरीर से पहले वो स्टेज पे आया और हज़रत उमर फ़ारूक की तरह ललकार कर बोला कि किसी ने अपनी बीवी को बेवा कराना हो तो आ जाओ रोक लो, किसी ने अपने बच्चे को यतीम कराना हो आ जाओ रोक दो। आज नूरा पहलवान खड़ा है और ख़त्म नबूवत पे पहरा दे रहा है और ख़त्म नबूवत की बात होगी। तो वहाँ पे भरपूर जलसा हुआ और उसमें कई कादियानी मुसलमान हुए। यानी ये जो पहलवान है ये लाजिम नहीं है कि वो जो है ना मिट्टी में लड़ रहे हैं तो उनको इस चीज़ का भी वो ख़त्म नबूवत के पहरेदार भी बने, पहरेदार भी थे और इतने बड़े पहरेदार सही कि अल्लाह पाक ने उनसे इतना बड़ा काम ले लिया। तो हम इसीलिए कहा जाता है ना किसी को हकीर ना जानो, वो सिर्फ ताकत के नहीं, वो इतने मासूम लोग होते थे कि अपनी ताकत को दीन के लिए उन्होंने इस्तेमाल भी करके दिखाया। सही बात। तो आजकल जो है वो सारी चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं जो काबिल अफसोस है। बिल्कुल। नाज़रीन अब हम चलेंगे हमारे मेहमान सोनू पहलवान की तरफ। और पहलवान जी कैसी गुजर रही है आपकी? बस जी गुजर ही रही है, मैं आपको क्या बताऊं, पर पहलवानों वाली ज़िंदगी नहीं गुजर रही है अब हमारी। क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया? आप बड़े नाराज़ लग रहे हैं। जी जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है हमारी अहमियत ही कम होती जा रही है। आप देख लें अखाड़े जाके, बिल्कुल ऐसा ही। वो रौनक ही नहीं है जो हमारी कुश्तियों में होती थी पहलवानों की। अब वहाँ पे हमारे जो अखाड़े हैं वो सुनसान पड़े हैं, वहाँ कुत्ते बिल्लियों की कुश्तियाँ हो रही हैं वहाँ पे। और जो हमारी जो आज की आवाम है वो बस क्रिकेट ही करती रहती है, क्रिकेट को प्रमोट किया जा रहा है बस, हमें तो भूल ही गए। तो इसी मौजू पे हम आगे भी गुफ्तगू करेंगे। उस्मान आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद हैं और काफ़ी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। उस्मान क्या कह रहे थे आप? सर माजरत के साथ, जैसी इनकी सेहत है ये पहलवान कम और 2 घड़ी के मेहमान ज़्यादा लग रहे हैं। भाई बोल ऐसे रहें जैसे खुद आबे हयात का पूरा जग पी गया है। खैर मैंने इतना कमज़ोर पहलवान अपनी पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा। भाई आपसे अच्छा ना सदर के इलेक्ट्रॉनिक बाज़ार में 500 का बैटरी वाला पंखा मिल जाता है, बातें करवा लो इनसे। चलें, इन्होंने माना तो, किसी ने तो माना कि मैं बहुत अच्छा हूँ। खैर सर मुझे
फ़न पहलवानी से बहुत लगाव था, बहुत मोहब्बत थी, मगर इनको देखने के बाद मुझे शर्मिंदगी सी हो रही है फ़न पहलवानी। वाह साहब, आप बहुत ज़्यादा जो है ना मजाक कर रहे हैं, अब बस कर जाए। बस ये कि आप सकाफ़त के बारे में हमें कोई अच्छा सा शेर सुना दें। किसी शायर ने क्या खूब कहा है, हमारे अहद के बच्चों को इंग्लिश से मोहब्बत है, हमें गम है कि मुस्तकबिल में उर्दू कौन बोलेगा। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या खूब कहा है वाकई। तो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। अपना बहुत सा रखिएगा ख्याल। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।